हेलो बच्चों, आज हम सब राजनीतिक विज्ञान के प्रथम पाठ सत्ता की साझेदारी के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आपको सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं और सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ होते हैं समझाया था। इसके लिए मैंने आपको विश्व के 2 देश बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण दिया था कि किस तरह यूरोप के एक छोटे देश बेल्जियम ने अपने यहाँ समुदायों में पाई जाने वाली जटिलताओं के बावजूद देश में सत्ता की साझेदारी को अपनाया। बहुसंख्यकों के समान अल्पसंख्यकों को भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बराबर के अधिकार प्रदान किए, जिसके कारण आज बेल्जियम राष्ट्र एक सुखी एवं समृद्धशाली देश है। बेल्जियम ने अपने यहाँ भाषा के आधार पर जो जटिलताएं पाई जाती थी कि किस तरह डच भाषा वाले बोलने वाले और किस तरह फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच जब आपसी मनमुटाव बढ़ा, हिंसा को बढ़ावा दिया गया, तो वहाँ की सरकार ने इस जटिलता को स्वीकार करते हुए अपने संविधान में लगातार संशोधन किए और दोनों ही भाषाई समुदायों को, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, बराबर का अधिकार प्रदान किया, जिसके कारण आज बेल्जियम देश एक सुखी एवं समृद्धशाली देश है। वहीं दूसरी ओर हमने आपको दक्षिण एशिया के एक द्वीपीय देश श्रीलंका का उदाहरण दिया था कि किस तरह श्रीलंका को जब 1948 में आज़ादी प्राप्त हुई तो वहाँ की सरकार में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया, अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा की गई, जिसके कारण श्रीलंका में जो सिंहली और जो तमिल भाषा वाले लोग थे उनमें आपसी मनमुटाव बढ़ा, देश में हिंसा को बढ़ावा दिया गया और किस तरह सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा न करते हुए उन्हें आज विश्व में शरणार्थी के रूप में बसने के लिए विवश कर दिया गया। आज हम बात करते हैं कि सत्ता साझेदारी क्यों जरूरी है। किसी देश में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके लिए हम 2 तर्क देते हैं। पहला तर्क है युक्त परक तर्क। युक्त परक तर्क आखिर क्या है? जब किसी देश में चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे जातीय आधार पर जटिलताएं पाई जाती है, तो उस देश की सरकार का परम कर्तव्य हो जाता है कि बहुसंख्यकों के समान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए, उन्हें बराबर का अधिकार प्रदान किया जाए, उन्हें समान शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाएं, समान रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, जिसके कारण अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यकों के समान विकास कर सकते हैं। लेकिन जब कोई देश अपने देश में या अपने देश के लोगों के साथ बराबर का अधिकार प्रदान नहीं करता है तो उस देश में हिंसा को बढ़ावा मिलता है, गृह युद्ध बढ़ने के आसार उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कोई भी देश हो, सत्ता की साझेदारी परम आवश्यक है, जिसके कारण उस देश के निवासी अपने आप को उस देश में जहाँ के रहने वाले हैं अपने को सुरक्षित समझें। दूसरा तर्क मैंने नैतिक तर्क है या नैतिक तर्क को देते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार इस मानव शरीर में जो आत्मा होती है, आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वह चलायमान नहीं रहता है, वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। उसी तरह अगर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को नहीं अपनाया तो वह लोकतंत्र बेकार है, निष्क्रिय है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सत्ता की साझेदारी बहुत ही परम आवश्यक है सभी लोकतंत्री देशों में।
आप बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप विश्व में जिन देशों में लोकतांत्रिक गणराज पाए जाते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, तो विश्व में आज सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका अर्थात संसद, जहां पर देश के लिए विधिपूर्वक कानून बनाए जाते हैं, उसे विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका कहते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के, जो विधायिका के द्वारा बने हुए कानूनों को देश में लागू करते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है, यह देखना न्यायपालिका का कार्य है। इसके अलावा देश में अपराधियों को दंडित करने का भी कार्य करती है न्यायपालिका। हमारे देश में विधायिका अर्थात संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के बाद भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। बनाए हुए कानूनों का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का कार्य होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होती है, जो उसके कार्यों में सहायता करती है। तो कार्यपालिका का कार्य होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों को देश में लागू करना, देश की शासन व्यवस्था को चलाना। न्यायपालिका का कार्य होता है कि कार्यपालिका अपने कार्य को सही ढंग से कर रही है, नहीं कर रही है, तो उसके कार्यों को देखना न्यायपालिका का कार्य। इसके अलावा देश में न्याय व्यवस्था को भी न्यायपालिका देखता है। अब सरकार के जो 3 अंग हैं, एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करते हुए भी एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा होता है शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा। विश्व में जिन जिन देशों में संघीय व्यवस्था लागू है, उन सभी संघीय व्यवस्था में सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार केंद्रीय व्यवस्था को लागू करता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी उचित स्वायत्तता प्रदान करते हुए उनके कार्यों पर नियंत्रण रखती है। कुछ देशों में तीसरे तरह की सरकार, स्थानीय सरकार पाई जाती है, जो केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से स्थानीय कार्यों को देखती है। तीसरा होता है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य बंटवारा। जैसे हमारे देश भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह पाए जाते हैं। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर सभी को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार है, अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। तो जो सामाजिक समूह होते हैं उन्हें भी सत्ता की साझेदारी में भागीदारी बनने का अवसर प्रदान करता है। चौथा है आपका राजनीतिक तथा दबाव समूह के मध्य बंटवारा। जब किसी भी देश में संवैधानिक चुनाव होते हैं तो विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जो दल इन संवैधानिक चुनाव में अत्यधिक मत प्राप्त करता है तो वह विजयी घोषित होता है। जो प्रत्याशी असफल होता है वो विपक्ष के रूप में आ जाता है। तो जो राजनीतिक दल संवैधानिक चुनाव में
अत्यधिक सीटें अर्थात बहुमत को प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। जो राजनीतिक दल असफल हो जाता है वह विपक्ष के रूप में बैठता है। जब सरकार अपने के कार्यों को करती है, देश में शासन व्यवस्था को लागू करती है, देश की शासन व्यवस्था को चलाती है, तो विपक्षीय पार्टियां होती हैं उनके कार्यों को देखती हैं और उनके कार्यों पर संसद के माध्यम से नियंत्रण रखने का प्रयास करती हैं। विभिन्न देश में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं। दबाव समूह सरकार पर अपने द्वारा दबाव बनाने का प्रयास करते हैं विभिन्न प्रकार के समस्याओं के आधार पर। सरकार उन दबाव समूहों को भी संवैधानिक चुनाव में भागीदारी लेने के लिए कहती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के दबाव समूह भी संवैधानिक चुनाव में अपनी हिस्सेदारी करते हैं। धन्यवाद।